नमस्कार। भारतीय संविधान और शासन प्रणाली पर आधारित इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो वाकई भारत के संविधान और सरकार की कार्यप्रणाली का एक गहरा खाका पेश करती है। जी। इसमें संविधान कैसे बना, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, सरकार के अलग अलग अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वो कैसे काम करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच रिश्ते, मतलब ये सब कुछ शामिल है। एक पूरी तस्वीर है, कह सकते हैं। तो आज हमारा मकसद है इस जटिल लेकिन काफी दिलचस्प व्यवस्था के सबसे अहम हिस्सों को खंगालना। हम देखेंगे कि संविधान सभा ने कैसे काम किया, हमारे अधिकार असल में क्या मायने रखते हैं और सरकार की ये पूरी मशीनरी चलती कैसे है। तो चलिए इन स्रोतों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि क्या खास निकल कर आता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा ढांचा, ये सिस्टम भारत के लोकतंत्र की बुनियाद कैसे हैं और इसके अलग-अलग पुर्जे मतलब हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ नियमों की बात नहीं करेंगे, बल्कि संविधान के पीछे की जो सोच है, उसका दर्शन, उसकी मुख्य पहचान और वक्त के साथ इसमें जो अहम बदलाव आए हैं, उन पर भी नजर डालेंगे, जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं संविधान बनने की कहानी से। स्रोत बताते हैं कि एक संविधान सभा बनी थी, कई समितियां थीं जिन्होंने अलग अलग हिस्सों पर काम किया। ये तो ठीक है, पर सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं, ये जानना भी दिलचस्प है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के किन संविधानों से प्रेरणा ली और इसकी अपनी अनूठी विशेषताएं क्या हैं। मतलब क्या चीज इसे खास बनाती है। हाँ, और प्रेरणा लेने के बावजूद भारतीय संविधान की अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि भारतीय परिस्थितियों, यहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया एक दस्तावेज है। और इसकी आत्मा वो बसती है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में। अच्छा, प्रियम्बल। जी, ये महज एक परिचय नहीं है, ये वो दिशा है, वो एक तरह का वादा है जो संविधान भारत के लोगों से करता है। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वादा। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे ऊंचे आदर्शों की बात की गई है। ये बताता है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर क्या बनना चाहते हैं, हमारी मंजिल क्या है। यानी प्रस्तावना एक तरह से पूरे संविधान का आईना है, उसकी झलक देती है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे आम नागरिक से जुड़ता है, हमारे अधिकार और कर्तव्य। स्रोत बताते हैं कि 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार वगैरह वगैरह। पर सिर्फ लिस्ट जानना काफी है क्या? इनका असली मतलब क्या है? और स्रोतों में इनके कुछ अपवादों, एक्सेप्शंस का भी जिक्र है, उसका क्या महत्व है? देखिए, मौलिक अधिकार वो गारंटी हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है, खासकर राज्य के खिलाफ। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। जैसे आपने स्वतंत्रता के अधिकार की बात की, इसमें बोलने की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, कई तरह की आज़ादियां हैं। लेकिन और ये ज़रूरी है, स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये अधिकार असीमित नहीं है। हाँ, मतलब कोई लिमिट तो होगी। बिल्कुल। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, देश की सुरक्षा, ऐसे कारणों से इन पर वाजिब मतलब रीजनेबल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यही अपवादों का महत्व समझ आता है। ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के बड़े हितों के बीच। ठीक है, ये संतुलन जरूरी है। और मौलिक अधिकारों के साथ ही 2 और चीजें हैं जिनका जिक्र है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। स्रोत कहते हैं कि डीपीएसपी राज्यों के लिए गाइडलाइन है और कर्तव्य नागरिकों के लिए। इनमें फर्क क्या है और इनका प्रैक्टिकल असर कितना है, खासकर जब ये डीपीएसपी सीधे कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते? ये एक बहुत अहम सवाल है और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। मौलिक अधिकार जो है वो न्यायोचित है, मतलब जस्टिशिएबल। अगर सरकार इनका हनन करती है तो नागरिक सीधे अदालत जा सकता है। ये कानूनी तौर पर लागू करने योग्य है। अच्छा, कोर्ट जा सकते हैं। जी। दूसरी तरफ नीति निदेशक तत्व डीएसपी, वो राज्यों के लिए नैतिक निर्देश हैं, एक तरह का घोषणा पत्र कि सरकारें किस दिशा में काम करें, जैसे समान काम के लिए समान वेतन हो, पर्यावरण की रक्षा हो, ग्राम पंचायतों का गठन हो, ऐसी चीजें। हालांकि ये सीधे कोर्ट में लागू नहीं होते, पर ये सरकारों के प्रदर्शन को आंकने का एक पैमाना जरूर बनते हैं। और अदालतें भी कानूनों की व्याख्या करते समय इनका ध्यान रखती हैं। और फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य,
जो बाद में जोड़े गए थे। ये नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करना, भाईचारे को बढ़ावा देना। तो ये तीनों मिलकर अधिकार, निर्देश और जिम्मेदारियां, इनका एक पूरा ताना बाना बुनते हैं। और इसी अधिकारों वाले संदर्भ में स्रोत केशवानंद भारती और गोलकनाथ जैसे कुछ बड़े अदालती मामलों का जिक्र करते हैं। इनका क्या महत्व था? ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? ये मामले तो मील का पत्थर हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास में। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती मामले में एक ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ सुना इसके बारे में। जी, इसका मतलब ये है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन संविधान की जो बुनियादी विशेषताएं हैं, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा, इनको नहीं बदल सकती। इसने एक तरह से संविधान की आत्मा को, उसके एसेंस को एक स्थायी सुरक्षा दे दी। ये दिखाता है कि संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि व्याख्याओं के जरिए, इंटरप्रिटेशन के जरिए विकसित होता रहा है। ये मूल ढांचे का सिद्धांत वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगता है। चलिए अब सरकार के अंगों की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कार्यपालिका यानी एग्जेक्टिव से। केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। स्रोत राष्ट्रपति की शक्तियों, उनके चुनाव और महाभियोग की प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन असल ताकत किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख तो हैं, सारे काम उनके नाम पर ही होते हैं, लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही असल में सरकार चलाते हैं। राष्ट्रपति ज्यादातर मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। हाँ, कुछ खास परिस्थितियां होती हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सामान्य तौर पर असली शक्ति पीएम और कैबिनेट के पास ही है। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, काफी हद तक। और राज्यों में भी क्या ऐसी ही व्यवस्था है? मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद, क्या वहां भी ऐसा ही है? बिल्कुल, राज्यों में भी संसदीय प्रणाली ही है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वो केंद्र के प्रतिनिधि भी होते हैं, लेकिन राज्य सरकार के असली मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, जो अपनी मंत्रिपरिषद के साथ शासन चलाते हैं। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, वैसे ही राज्यों में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, संसदीय लोकतंत्र का मूल तत्व है। ये दिखाता है कि शक्ति का संतुलन कैसे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर काम करता है। ठीक है, कार्यपालिका समझ आ गई। अब आते हैं विधायिका यानी लेजिस्लेचर पर। केंद्र में संसद, जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। स्रोत इनकी बनावट, सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल और कामों के बारे में बताते हैं। लेकिन इन 2 सदनों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या एक सदन काफी नहीं था? ये एक अच्छा सवाल है। 2 सदन यानी द्विसदनीय व्यवस्था या बाइकैमरलिज्म, इसके पीछे कई कारण हैं। लोकसभा, जिसे हम निचला सदन या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, वो सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है, तो ये सीधे सीधे जनता की इच्छा का प्रतीक है। वहीं राज्यसभा यानी ऊपरी सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कानून बनाते समय राज्यों के हितों का भी ध्यान रखा जाए, कोई कानून राज्यों पर थोपा ना जाए। साथ ही राज्यसभा एक तरह से पुनर्विचार करने वाले सदन का काम भी करती है। मतलब एक सेकंड ओपिनियन जैसा? हाँ, कह सकते हैं। लोकसभा द्वारा कभी-कभी जल्दबाजी में पास किए गए किसी बिल पर यहाँ ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा गहराई से बहस हो सकती है। इसमें अनुभवी और विशेषज्ञ लोग भी नामांकित किए जाते हैं, जो शायद सीधे चुनाव लड़कर ना आ पाएं, लेकिन देश को उनके ज्ञान की जरूरत होती है। तो ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है सिस्टम के अंदर ही। और कानून बनाने की प्रक्रिया, स्रोत बताते हैं कि ये काफी विस्तृत है, खासकर धन विधेयक यानी मनी बिल्स के मामले में कुछ अलग नियम है। वो क्या है? हाँ, साधारण कानून बनाने के लिए तो विधेयक को दोनों सदनों से पास होना होता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है।
लेकिन धन विधेयक यानी पैसे से जुड़े मामलों वाले बिल जैसे टैक्स लगाना या सरकारी खर्च की मंजूरी देना, ये केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। सिर्फ लोकसभा में? जी हाँ, राज्यसभा इन पर सिर्फ चर्चा कर सकती है या 14 दिन के अंदर सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें रोक नहीं सकती या इनमें संशोधन नहीं कर सकती जिसे लोकसभा मानने को बाध्य हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वित्तीय मामलों में सीधे जनता द्वारा चुनी ही लोकसभा को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। आखिर पैसा तो जनता का है। सही बात है। इसके अलावा स्रोत संसदीय समितियों, पार्लियामेंट्री कमिटीज के महत्व पर भी रोशनी डालते हैं। ये समितियां विधेयकों की गहराई से जांच करती हैं, मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखती हैं। ये संसद के काम को ज्यादा प्रभावी बनाती हैं, क्योंकि पूरे सदन के पास हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं होता। ये समितियां एक तरह से मिनी संसद की तरह काम करती हैं। अच्छा, मिनी संसद। और राज्यों में भी विधानसभाएं इसी तरह काम करती हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, उनका क्या रोल है? जी हाँ, राज्यों में विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मुख्य विधायी निकाय हैं। कुछ बड़े राज्यों में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जो करीब करीब राज्यसभा की तरह ही काम करती है, एक ऊपरी सदन के तौर पर। ये राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया कितनी परतदार और सोची समझी है, जिसमें हर स्तर पर बहस और जांच की गुंजाइश रखी गई है। कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, अब तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका, जुडिशरी। स्रोत कहते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, उसके अलग अलग अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन और खासकर न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की क्षमता का जिक्र है। ये न्यायिक समीक्षा आखिर है क्या और इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वो ताकत है जिसके जरिए वो संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकार के जो आदेश होते हैं उनकी जांच कर सकती है। जांच किस आधार पर? इस आधार पर कि कहीं वो कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों के खिलाफ तो नहीं है, मतलब कहीं वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। अगर कोई कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन करता पाया जाता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है, निरस्त कर सकती है। अच्छा, उसे खत्म कर सकती है। जी, ये शक्ति न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाती है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका अपनी सीमाओं में रहें और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। इसी शक्ति के तहत ही तो वो मूल ढांचे का सिद्धांत भी विकसित हुआ था, जिसकी हमने पहले बात की। हाँ, यानी ये बहुत शक्तिशाली साधन है संविधान की रक्षा के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के नीचे की अदालतों का क्या ढांचा है? और स्रोत न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म और जनहित याचिका PIL का भी जिक्र करते हैं। ये क्या चीजें हैं? सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी अदालत है, एपेक्स कोर्ट। उसके नीचे हर राज्य में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स है, जो उस राज्य के स्तर पर शीर्ष अदालतें हैं। फिर उनके नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का पूरा एक नेटवर्क है, जो जमीनी स्तर पर न्याय देने का काम करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में कई इंतजाम किए गए हैं, जैसे जजों की नियुक्ति का तरीका, उनका निश्चित कार्यकाल होता है और उनके वेतन भत्ते संसद की वोटिंग पर निर्भर नहीं होते, ताकि वो बिना डर या पक्षपात के काम कर सकें। ठीक है। और ये एक्टिविज्म और PIL? हाँ, न्यायिक सक्रियता और PIL। कई बार ऐसा हुआ है कि जब कार्यपालिका या विधायिका अपनी जिम्मेदारियां निभाने में थोड़ी ढिलाई बरतती हैं या कुछ जरूरी कदम नहीं उठाती, तो न्यायपालिका आगे बढ़कर निर्देश देती है, खासकर मानवाधिकार, पर्यावरण या समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर। इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। मतलब कोर्ट खुद एक्शन लेता है? एक तरह से हाँ, या किसी की याचिका पर ऐसे निर्देश देता है जो सामान्यतः कार्यपालिका का काम माना जाता है। और जनहित याचिका PIL एक ऐसा जरिया है जिससे कोई भी नागरिक या संस्था जिसका सीधे तौर पर उस मामले से कोई लेना देना ना भी हो, वो भी जनहित के किसी बड़े मुद्दे को अदालत के सामने ला सकती है। इसने गरीबों और वंचितों के लिए न्याय के दरवाजे काफी हद तक खोले हैं। हालांकि स्रोत इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि न्यायिक सक्रियता की सीमा क्या होनी चाहिए, इस पर बहस चलती रहती है कि कहीं न्यायपालिका अपने दायरे से बाहर तो नहीं जा रही, शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। हाँ, ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक है। अब आते हैं भारत के संघीय ढांचे पर,
फेडरल स्ट्रक्चर पर। शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई हैं। स्रोत 3 सूचियों का उल्लेख करते हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये विभाजन कैसे काम करता है असल में? ये विभाजन भारत के संघीय स्वरूप का आधार है। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, मुद्रा, कम्युनिकेशन। इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, नेशनल लेवल के जी। मुद्दे। फिर है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन। इन पर सामान्यतः राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं जैसे शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ। अच्छा, दोनों बना सकते हैं, तो फिर झगड़ा नहीं होता? हाँ, ये संभव है। इसीलिए संविधान कहता है कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के बनाए कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ये व्यवस्था सहयोग और हाँ, कभी-कभी टकराव दोनों की संभावना रखती है। और इन संबंधों को सुचारू बनाने के लिए, स्मूथ रखने के लिए क्या व्यवस्था है? स्रोत कुछ आपातकालीन प्रावधानों, इमरजेंसी प्रोविजंस का भी जिक्र करते हैं। उनका क्या रोल है? केंद्र और राज्यों के बीच सिर्फ विधायी ही नहीं, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध भी होते हैं। संविधान में इनके लिए विस्तारित प्रावधान है, जैसे टैक्स से आने वाला पैसा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बटेगा। इसके लिए वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जैसी संस्था है जो सिफारिशें देती है। राज्यों के आपसी विवाद सुलझाने या सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल का प्रावधान है। अब आपातकालीन प्रावधानों की बात करें तो संविधान 3 तरह के आपातकाल का जिक्र करता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगता है। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल, अगर देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। इन स्थितियों में केंद्र की शक्तियां काफी बढ़ जाती हैं और संघीय ढांचा एकात्मक यानी यूनिटरी जैसा हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि इन प्रावधानों को लेकर अक्सर बहस होती है कि क्या ये संघीय भावना के खिलाफ है या फिर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा कुछ राज्यों को उनकी विशिष्ट परिस्थितियों जैसे भौगोलिक या ऐतिहासिक कारणों से विशेष दर्जा या प्रावधान भी दिए गए हैं, जिसका जिक्र भी स्रोतों में मिलता है। सही है। लोकतंत्र का एक और अहम पहलू है चुनाव, इलेक्शंस। स्रोत भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, राजनीतिक दलों और कुछ कानूनों जैसे दल बदल विरोधी कानून और जन प्रतिनिधित्व अधिनियमों का जिक्र करते हैं। इनकी क्या भूमिका है लोकतंत्र में? देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो लोकतंत्र की जान है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिस पर देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय संविधान में ही किए गए हैं ताकि ये बिना किसी दबाव के काम कर सकें। इंडिपेंडेंट बॉडी है। जी। राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। उनके पंजीकरण, मान्यता वगैरह के नियम हैं। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसलिए लाया गया था ताकि चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक या सांसद पैसे या पद के लालच में बार बार पार्टी न बदलें, जिससे सरकारों में अस्थिरता आती थी। हालांकि स्रोत इशारा करते हैं कि ये कानून कितना प्रभावी रहा है, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट्स, ये वो कानून है जो चुनाव लड़ने की योग्यता, अयोग्यता, चुनावी खर्चे की सीमा और भ्रष्ट आचरण से जुड़े नियम तय करते हैं। और मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट्स, क्या चुनावी सुधारों पर भी कोई बात स्रोतों में है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हाँ, वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, एक निश्चित उम्र जो अभी 18 साल है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बुनियाद है। स्रोत बताते हैं कि समय समय पर चुनावी प्रक्रिया को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए सुधारों की बात होती रहती है, जैसे चुनाव में काले धन के बढ़ते इस्तेमाल को कैसे रोका जाए,
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव लड़ने से कैसे रोका जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम्स की विश्वसनीयता पर जो चर्चा होती है, वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, ये सब मुद्दे दिखाते हैं कि चुनावी लोकतंत्र को मजबूत और साफ सुथरा बनाए रखने की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और संवैधानिक पहलुओं पर नजर डालते हैं जो स्रोतों में हैं। स्रोत संविधान की अनुसूचियां, स्केड्यूल्स का जिक्र करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों जैसे सीएजी, यूपीएससी, ईसी के बारे में भी बताते हैं। इनका क्या काम है मोटा-मोटा? अनुसूचियां या स्केड्यूल्स वो संविधान का ही हिस्सा हैं जिनमें कुछ अतिरिक्त डिटेल्स या लिस्ट्स दी गई हैं। जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पहली अनुसूची में है, वेतन भत्ते दूसरी में, शपथ के प्रारूप तीसरी में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी में, भाषाओं की सूची आठवीं में, इस तरह की चीजें। ये संविधान को ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित बनाती हैं। अच्छा, मतलब डिटेल्स हैं उनमें। जी, जहाँ तक संवैधानिक निकायों का सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो सरकार से स्वतंत्र रहकर काम करती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी वो सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करता है, मतलब हिसाब किताब की जांच करता है कि पैसा सही तरीके से नियमों के अनुसार खर्च हुआ या नहीं। ये अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद में रखवाते हैं। यानी सरकार पर नजर रखता है खर्च के मामले में। बिल्कुल। फिर है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्यों की लोक सेवा आयोग एसपीएससी। इनका काम है सिविल सेवाओं के लिए निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर भर्ती सुनिश्चित करना। इससे ब्यूरोक्रेसी में काबिल लोग आते हैं। चुनाव आयोग ईसी के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, जो स्वतंत्र चुनाव कराता है। ये सभी निकाय स्वायत्त हैं ताकि वे बिना किसी सरकारी दबाव के अपना काम कर सकें। इनके अलावा नीति आयोग जैसे गैर संवैधानिक निकाय भी हैं जो संसद के कानून या सरकारी आदेश से बने हैं। नीति आयोग योजना बनाने और सरकार को पॉलिसी पर सलाह देने का काम करता है। इसने योजना आयोग की जगह ली है। ठीक है। और स्रोत कुछ खास संविधान संशोधनों का भी जिक्र करते हैं। 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 86वां, 101वां। इनका क्या महत्व है? ये क्यों मेंशन किए गए? ये संशोधन दिखाते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो समय और समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है, बदलता रहता है। 42वां संशोधन 1976 इमरजेंसी के दौरान हुआ था। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, इसीलिए इसे कभी-कभी लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। इसने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्य शामिल किए और भी कई बदलाव किए। हाँ, ये तो काफी बड़ा था। जी। फिर 44th संशोधन 1978 जनता पार्टी सरकार लाई, जिसने 42nd संशोधन के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को पलटा, खासकर आपातकाल से जुड़े नियमों को सख्त किया ताकि उसका दुरुपयोग न हो, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया। अच्छा, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक नहीं है? नहीं, वो अब कानूनी अधिकार है। फिर 73वां और 74वां संशोधन 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं गांव स्तर पर और नगर पालिकाओं शहर स्तर पर कुछ संवैधानिक दर्जा दिया। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, और लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचा। 86वां संशोधन 2002 ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और 101वां संशोधन 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया, जिसने देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। एक राष्ट्र एक कर की दिशा में एक बड़ा कदम था। ये कुछ बड़े उदाहरण हैं कि कैसे संविधान ने समय के साथ बड़े बदलावों को आत्मसात किया है। और हाँ, नागरिकता कैसे मिलती है या कैसे छिन सकती है, इसके नियम और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह, इनसे जुड़े नियम भी इसी व्यापक संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है। ये सब मिलकर भारत की जटिल, विविध और गतिशील डायनामिक शासन प्रणाली की तस्वीर बनाते हैं। ये दिखाता है कि इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने और चलाने का प्रयास कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान और शासन प्रणाली
वाकई कितनी विशाल और कह सकते हैं बहुस्तरीय है। संविधान की सोच, उसका दर्शन, वहां से लेकर नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों तक, फिर सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति का संतुलन और उनकी जवाबदेही, केंद्र राज्य संबंधों की वो नाजुक डोर, लोकतंत्र को जीवंत रखने वाली चुनावी प्रक्रिया और वो तमाम संस्थाएं जो इस पूरे ढांचे को संभाले हुए हैं, हर पहलू बहुत बारीकी से बुना गया है। ये स्रोत सामग्री इस बड़े विषय का एक अच्छा सार हमारे सामने रखती है और ये समझने में मदद करती है कि कैसे ये सारे तत्व मिलकर भारत के लोकतंत्र को ना सिर्फ आकार देते हैं बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में चलाते भी हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं जिनका असर हम सब पर, करोड़ों लोगों पर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जैसा कि हमने संशोधनों और अदालती व्याख्याओं से देखा भी, ये ढांचा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। भविष्य में समाज की बदलती ज़रूरतें, नई तकनीकें आ रही हैं, दुनिया में इतने बदलाव हो रहे हैं, इन सब के हिसाब से ये ढांचा और कैसे विकसित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खास तौर पर मौलिक अधिकारों का दायरा कहाँ तक बढ़ेगा और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को हकीकत में बदलने की जो चुनौती है, इनके बीच का संतुलन, वो हमेशा एक अहम सवाल बना रहेगा। ये स्रोत हमें मौजूदा स्थिति की एक अच्छी समझ तो देते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी